Assalamu alaikum. I welcome you in another lecture of engineering mechanics dynamics. In the previous lecture, we completed chapter number 14, which was about work and energy principles. In chapter number 15, we will be discussing principle of linear impulse and momentum. This is the last chapter of your topic of your course as far as the particle dynamics is concerned. And from chapter number 16, we will be discussing about the same topics which we have covered so far from chapter number 12 till chapter number 15 on rigid bodies. So this is the last chapter as far as the particle dynamics and mechanics is concerned. So let's discuss chapter number 15. Let's start chapter number 15. Most of the concepts which we have covered so far in chapter number till chapter number 14 will be implemented in this chapter as well. Since the equation of motion, Newton's law of mechanics, and work energy principles, all these equations will be applied to in chapter number 15 on particle when we will be discussing impulse and momentum. तो जो इक्वेशंस आप चैप्टर नंबर 12 में 13 14 में पढ़ चुके हैं वो तमाम इक्वेशंस को हम दोबारा अप्लाई करेंगे, बट हम इस चैप्टर में वी विल बी डिस्कसिंग अ न्यू टॉपिक which is linear impulse and momentum. So let's start chapter number 15. You guys already know about this famous equation of Newton's second law of motion, which is the summation of all the forces acting on a body is basically equals to mass times acceleration, just where m is mass and a is the acceleration. So this is a very famous equation, or you all guys are familiar with this equation, so we are not getting into details and the derivation of this equation, but rather we will be studying this equation from a very different perspective. हम इसको एक different perspective से equation को देखेंगे. अगर इस equation को हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखना चाहें तो बेसिकली हम लिख सकते हैं कि किसी पार्टिकल के ऊपर जो भी फोर्सेस अप्लाई होती हैं, तमाम फोर्सेस का सम, जिसको हम समीशन एफ कह रहे हैं, वो बराबर होता है उस बॉडी के, उस पार्टिकल के मास के, और जो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है विद सर्टेन एक्सेलरेशन ए. अगर मैं इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को चैप्टर नंबर 12 की थ्योरी विच मीन्स काइनेमैटिक्स को इस्तेमाल करूँ तो मैं ए को लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी वी अपॉन टी टी. राइट, दैट्स pretty सिंपल. अगर आप गौर करें कि इस इक्वेशन में हमने एक सिंपल इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन को f इक्वल्स टू ma को कन्वर्ट कर दिया एक डिफरेंशियल इक्वेशन में, विच इज़ f इक्वल्स टू m इंटू डी वी अपॉन डी टी. अब अगर हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं इस इक्वेशन को, तो अगर मैं डी वी को राइट साइड पर रखता हूँ और डी टी जो ये वाली टर्म है इसको मैं उठा के लेफ़्ट साइड पर ले जाता हूँ यहाँ पे, तो इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी. और अगर आप गौर करें तो f के साथ dt आ गया और समीशन विच मीन्स तमाम फोर्सेस का सम है, और राइट साइड के ऊपर आपके पास मास टाइम dv आ गया. अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, यहाँ पे dt है तो t1 से t2 तक, और यहाँ dv है तो v1 से v2 तक. सिंस वी नो दैट m इज़ कॉन्स्टेंट फॉर अ पार्टिकल, तो m को हम इंटीग्रल से बाहर ले आए, तो हमारे पास इंटीग्रल जो है वो सिर्फ dv पर अप्लाई हो रहा है विद वेलोसिटीज़ v1 एंड v2. तो ये एग्जैक्टली वही इक्वेशन जो आपने यहाँ देखी है, बट इसको हमने मॉडिफाई कर दिया, और नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग इट विद लिमिट्स t1 टू t2 एंड v1 टू v2. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग इक्वेशन. इसको हम दोबारा देख लेते हैं. हमारे पास न्यूटन का सेकेंड लॉ था विच इज़ एफ इक्वल्स टू एम ए को हमने कन्वर्ट कर दिया डी वी अपॉन डी टी में. हमने डी वी और डी टी को सेपरेट किया, डी टी को हम लेफ्ट साइड पर ले गए विद फोर्स सॉरी, और जो डी वी है उसको हमने मास के साथ लिखा. नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन ऑन राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड्स बाय अप्लाइंग द लिमिट्स फ्रॉम t1 टू t2 इन द केस ऑफ लेफ्ट टर्म एंड फ्रॉम v1 टू v2 इन द केस ऑफ राइट हैंड साइड टर्म. सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि f जो है वो इंटीग्रेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और v को भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो अगर आप गौर करो कि अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, तो लेफ्ट राइट साइड पे क्या हो गया, अगर लिमिट जो है v1 से v2 है और मास बाहर रखा हुआ है, तो इंटीग्रल ऑफ डी वी सिंपल क्या बनता है, v बन जाता है. और अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, v2 माइनस v1, और मास जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली mv2 माइनस mv1 बन जाएगा.
On the other hand, on the left hand side, we have integral f dt. तो this term remains as is. अब इसको हम ज़रा फिजिकली समझ, अगर इस ये इक्वेशन एग्जैक्टली वही इक्वेशन थी जो आपने यहाँ पे लिखी थी, बस हमने इसको काफ़ी मॉडिफाई कर दिया। इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम v1 वाली टर्म को उठाकर लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो m1 mv1 प्लस समीशन ऑफ इंटीग्रल एफ डी टी इक्वल्स टू mv2। नाउ this is a very interesting equation, a very important equation in the dynamics। अब हम इसको बारी बारी देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी टर्म्स मौजूद है। पहली बात, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उस पर कुछ फोर्स एक्ट कर रही थी, तो इस इक्वेशन से हमने स्टार्ट किया। हमने इसमें वेरिएबल को सेपरेट किया, dt को लेफ्ट पे ले गए, dv को वहीं रखा, इसको इंटीग्रेट किया, so we come up with this new equation which is mv1 plus summation integral t1 to t2 f dt equals to mv2। now आप सबको पता है, you guys already know that what is momentum is mass time velocity। तो exactly ये वही लिखा हुआ है। v1 का मतलब ये है कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी v1, अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं मास कांस्टेंट रहेगा, v2 जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी है। मतलब अगर मैं इसको यूँ समझाना चाहूँ फिजिकली कि आपके पास एक पार्टिकल जो v1 से मूव कर रहा था जिसका मास m था, तो ये इसका इनिशियल मोमेंटम है। हुआ क्या, उस m उस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स ने एक्ट किया, वो फोर्स जो है उस पर कुछ टाइम के लिए लगी, और उसके बाद उस फोर्स ने उस पार्टिकल का मोमेंटम बदल दिया, mv2 कर दिया। सो नाउ this equation on the left, this equation is basically called principle of linear impulse and momentum। इसमें mv1 और mv2 टर्म जो है वो मोमेंटम टर्म्स है, जबकि जो बीच वाली टर्म्स है इसको हम इम्पल्स टर्म, लीनियर इम्पल्स कहते हैं। अगर आप गौर करो, इसकी सिंपल सी मिसाल ये है कि अगर एक पार्टिकल है जो कि फॉर एग्जांपल एक बॉल है, जिस बॉल को मैंने थ्रो किया हवा में, जब बॉल का कुछ मास है m, मास तो बदल नहीं रहा, मास चेंज नहीं हो रहा, उस बॉल को जब मैंने थ्रो किया तो उसकी वेलोसिटी v1 थी। क्या हुआ, बॉल जो है वो बॉल बैट पर टकराती है, बैट से कोलाइड करती है, आप हिट करते हैं, तो बैट ने उस बॉल के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई की, और जितनी देर वो बॉल उस बैट के साथ इन कांटेक्ट रही वो टाइम आ गया। अब उसके बाद जैसे ही उसने बैट को लीव किया बॉल ने, अब उसकी वेलोसिटी कुछ और है v2 और उसका मास सेम रहेगा। तो विच मीन्स कि बॉल का मोमेंटम इनिशियल कुछ मोमेंटम था, फिर उस पर फोर्स लगी कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद उसका मोमेंटम चेंज होकर mv2 हो गया। तो दिस इक्वेशन इज बेसिकली कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ लीनियर इम्पल्स एंड मोमेंटम, जिसमें mv1 और mv2 जो है वो आपके पास मोमेंटम टर्म्स है, और f इंटू डी टी इज द इम्पल्स टर्म, एंड इसको कंबाइनली हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीनियर इम्पल्स एंड मोमेंटम। और आप गौर करो कि मोमेंटम की जो यूनिट होता है वो mv होता है, जिसको हम न्यूटन सेकंड कहते हैं, या अगर मैं इसको लिखूँ तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। तो अगर आप गौर करो कि ये इक्वेशन जो है ये आपने इस इक्वेशन से ही ड्राइव की है, तो विच मीन्स देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन। जो यूनिट्स हैं वो अगर आप तीनों टर्म्स के चेक करोगे तो तीनों टर्म्स के यूनिट सेम रहेंगे। नाउ अब इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। पहली बात, हमें ये बात पता है कि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वी और एफ भी वेक्टर क्वांटिटी। तो इस इक्वेशन, जब वेक्टर क्वांटिटी v1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसी स्केलर टर्म के साथ जो कि मास है, तो मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी बनती है, विच मीन्स दैट दिस इक्वेशन इज बेसिकली अ वेक्टर फॉर्म, एक वेक्टर इक्वेशन है, इट्स नॉट एन स्केलर इक्वेशन, अनलाइक द प्रीवियस चैप्टर जिसमें हमने वर्क एनर्जी को डिस्कस किया था। वर्क एनर्जी एक स्केलर फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी विच मीन्स कि ये इक्वेशन जो है वो एक्स, इस इक्वेशन का एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा और जेड कंपोनेंट भी होगा, विच इम्प्लाइज दैट अगर v1 है, अगर मैं इस इक्वेशन को एक्स की एक्सेस के अलॉन्ग लिखता हूँ तो मैं v जगह पे वी एक्स लिख दूंगा। 1 का मतलब है क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, सिमिलरली f जो उस पर लग रही है उसका x कंपोनेंट, एंड वी एक्स कंपोनेंट, और 2 मतलब फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है। सिमिलरली हम यही टर्म्स y के लिए लिख सकते हैं, और यही इक्वेशन हम z के लिए लिख सकते हैं। नाउ this diagram shows another representation of this mathematical equation. We have an initial momentum which means the particle is moving in certain direction, और ये जो डायरेक्शन है ये v1 बता रहा है, बेसिकली इसका मास जो है m रहेगा,
एंड इट इज़ मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन। तो ये v1 के अंदर vx भी मौजूद है, vy भी मौजूद है और vz भी मौजूद है। तो इस बॉडी का जो टोटल मोमेंटम है वो यहाँ से निकलेगा, इनिशियल मोमेंटम। अब क्या हुआ, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स F ने कुछ टाइम t के लिए टी इम्प्लीमेंट हुई है, उस पर स्ट्राइक किया। अब ये फोर्सेस कुछ भी हो सकती हैं, दीज फोर्सेस कैन बी एक्सटर्नल फोर्सेस एंड दीज फोर्सेस कैन बी एक्सटर्नल फोर्सेस, और वो टाइम टी के लिए अप्लाई हो रही हैं। तो दिस इज़ एन इम्पल्स टर्म, जो कि यहाँ पे सेकंड टर्म थी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब जब पार्टिकल इनिशियल मूव कर रहा है mv1 से, उस पर कुछ देर के लिए फोर्स अप्लाई हो रही है, तो क्या हो रहा है कि इन दोनों के बाद वो पार्टिकल की नाउ यू हैव अ फाइनल मोमेंटम विच इज़ mv2। अब इस एरो पर मत देखिए, ये डोंट गेट कंफ्यूज विद द एरोज, ये एरो से ये बता रहे हैं कि डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकती है। अब ये देखें, आप गौर करें कि v1 जो है वो अगर ऊपर की तरफ है और फिर फोर्स लग रही है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ धक्का दे रही है, तो नाउ यू हैव अ फाइनल मोमेंटम विच इज़ अगेन नीचे की तरफ, विच इज़ डाउनवर्ड, राइट। विच मीन्स है नाउ v2 के कंपोनेंट भी तीनों कंपोनेंट्स होंगे, vx भी होगा, vy भी होगा, vz भी होगा, विच मीन्स कि नाउ फाइनल मोमेंटम के भी तीन कंपोनेंट्स होंगे, mvx, mvy एंड mvz। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इफ़ यू हैव क्वेश्चन प्लीज़ आस्क मी इन द हेल्प सेशन। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ इस इक्वेशन को। वी हैव दिस इक्वेशन विच वी ड्राइव फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें पहली टर्म जो है वो इनिशियल मोमेंटम है, सेकंड टर्म जो है वो इम्पल्स कहलाती है, और ये वो इक्वेशन टर्म है जो कि फोर्स इनटू द टाइम। अब ये है क्या, इनिशियली एक मोमेंटम से पार्टिकल मूव कर रहा था, कुछ फोर्स अप्लाई हुई, वो फोर्स कुछ देर के लिए अप्लाई हुई, और फिर उस फोर्स ने उसका मोमेंटम चेंज कर दिया इनटू mv2। जब तक सिंस ऑल दीज टर्म्स आर वेक्टर क्वांटिटीज़, तो हमने इनकी एक्स टर्म, वाई टर्म एंड जेड टर्म में ली थी। ये फिगर जो है रिप्रेजेंट कर रही है इसी इक्वेशन को ग्राफिकली। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये जो इक्वेशन आप टर्म देख रहे हैं जिसको मैंने लीनियर इम्पल्स कहा था, इस इक्वेशन में प्रिंसिपल ऑफ लीनियर इम्पल्स मोमेंटम में बीच वाली टर्म जो है वो लीनियर इम्पल्स कहलाती है, बाकी दो टर्म जो है मोमेंटम टर्म्स है। अब हम बात करते हैं एफ़ क्या है। एफ़ जो है सिंपल एफ एक फोर्स है। अगर इस एफ़ को हम आमतौर पर आई से, इस पूरी टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, आई फॉर इम्पल्स। अगर ये एफ़ जो है वो एक फंक्शन है टाइम का, जस्ट लाइक द प्रीवियस कॉन्सेप्ट विच वी कवर्ड इन चैप्टर नंबर 13। एफ़ जो है वो वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये आपके पास एक वेरिएबल फोर्स है, एफ वाई एक्सेस पर है, टी जो है टाइम जो है एक्स एक्सेस पर है। तो अगर फ्रॉम t1 टू t2 वेरिएबल फोर्स वेरिएबल है, फोर्स इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये एक वेरिएबल फोर्स लगी है, वेरिएबल लीनियर इम्पल्स है। और अगर फोर्स जो है वो कांस्टेंट अप्लाई हो रही है, तो आपके पास सिंपली क्या इक्वेशन मिल जाएगी, आई इक्वल्स टू एफ सी दैट्स द कांस्टेंट फोर्स टाइम्स t2 माइनस t1। तो बेसिकली ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ये आप ऑलरेडी बहुत दफ़ा देख चुके हैं। सिंपली ये कि f जो है वो फंक्शन है t का। In that case it's a variable force. If it is not a function of t, it's a fixed value, constant value. For example, in case of let's say your weight of the particle is usually constant, right? तो f constant अगर w है या weight है जो कि उस बॉडी पे एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे वो फोर्स जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो वेट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट फोर्स, whereas any force which is applied on a particle which is a function of time, के मिसाल के तौर पर एक मोटर कनेक्ट की हुई है, और मोटर जो है वो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डिफरेंट फोर्स अप्लाई करती है उस किसी पार्टिकल के ऊपर, तो दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फोर्स। तो इन द न्यूमेरिकल वी विल सी what are variable forces and what are constant forces. The important thing to understand is, there are two important things to understand. First thing is that you need to know how to write these equations. It's a initial momentum plus impulse, and then you have a final momentum plus आपके पास ये दोनों ये जो इक्वेशन है ये एक्स एक्सेस में भी लिखी आती है, वाई में भी और जेड में भी, अगर ये 3 डायमेंशनल है। ठीक है, मूविंग फर्दर, let's see an example which is a good example to start with. A 50-pound crate is acted upon by a force having a variable magnitude. आपके पास एक क्रेट है जो 50 पाउंड का है, विच मीन्स कि इसका वेट गिवन है, उस पर एक फोर्स लग रही है P, जो कि उसको नीचे की तरफ पुल कर रही है, और उस P का जो मैग्नीट्यूड है वो 20 × T है, मतलब इट्स अ वेरिएबल फोर्स।
जस्ट लाइक द केस जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि वेरिएबल फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम वेयर टी इज इन सेकेंड्स, determine the creates velocity after 2 seconds after velocity 2 seconds after p has been applied। मतलब इनिशियली इसकी कुछ वेलोसिटी 3 है, 3 फीट पर सेकंड है। जब p अप्लाई होना शुरू हुई तो p अप्लाई होने के 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी। मतलब इनिशियली वो 3 फीट पर सेकंड से आ रही है, एकदम p अप्लाई होता है और p जो है वो एक खुद p इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। जब t इक्वल्स टू 2 सेकंड गुजर जाते हैं p के एप्लीकेशन के बाद, तो उस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। एंड द कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है वो आपके पास 0.3 मौजूद है। नाउ लेट्स सी द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द फिगर। पहली बात कि एफ अप्लाई हो रही है नीचे, अगर मैं एक्सेस को इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रख देता हूँ तो हमारे पास वाई एक्सेस ऊपर की तरफ है और वाई एक्स एक्सेस जो है वो इनटू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन कर लेते हैं। वी डू नॉट नीड टू बिकॉज मैक्सिमम फोर्सेस आर एक्टिंग इन दिस प्लेन। तो टी जो है वो उसको पुल कर रही है। 50 पाउंड इज द वेट है जो उसको एग्जैक्टली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। वी हैव एफ जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कह सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स जो कि 0.3 विच इज़ म्यू टाइम्स एन सी विच इज़ द नॉर्मल रिएक्शन। वी हैव 4 forces, applied force P which is a variable force as a function of time. We have a constant force which is weight acting downwards. We have NC which is normal reaction which is acting on the plane, which is the plane is which is acting on the surface of the crate perpendicular to the plane. And we have a friction force which is 0.3 times the normal reaction. So these all 4 forces are similar। अगर आप और करो तो इस न्यूमेरिकल में कोई फ़र्क नहीं है जो कि न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 13 में हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की थी एफ इक्वल्स टू एम है। नाउ मूविंग फर्दर विद द क्वेश्चन, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ हम इसमें जो मोशन है वो हमारा अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही है, ठीक है। तो इक्वेशन को अगर मैं सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस अप्लाई करता हूँ, जो इक्वेशन ऑफ मोमेंट प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम है, तो मैं वाई में मोशन नहीं है तो हमारे पास ज़रूरत नहीं मोमेंटम को वाई में लिखने की या जेड में लिखने की, हमारे पास सिर्फ मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही होगा। तो पहले लिखते हैं कि अलॉन्ग द एक्स एक्सिस m टाइम्स vx1 बिकॉज वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही है, समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस विच इज़ एक्टिंग अराउंड अक्रॉस एफ एक्स के अक्रॉस जो फोर्स अप्लाई हो रही हैं टाइम्स द t1 टू t2 इक्वल्स टू m टाइम्स vx2 x the x component of the final velocity x। now सबसे पहले हम देखते हैं कि मास कितना है। मास 50 पाउंड था, इसका वेट डिवाइड कर दिया हमने जी से, तो हमारे पास मास की वैल्यू आ गई v1x। हमारे पास जो वेलोसिटी गिवन थी विच इज़ 3 फीट पर सेकेंड, दैट इज़ द एक्स वी एक्स, ये जो 3 है यही x के अलॉन्ग है, तो 3 फीट पर सेकेंड प्लस। नाउ लेट्स कम टू द फोर्स टर्म। पहली फोर्स जो इस पर अप्लाई हो रही है वो है p विच इज़ 20t dt। और आप और करो जो यहाँ पे एफ एक्स डी टी में जो 20t है ये p है, और वो 0 to 2 सेकेंड तक हमने अप्लाई किए और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं। नाउ जो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस मोशन को रेजिस्ट कर रही है विच इज़ 0.3 टाइम्स एन सी जो है ये वाली टर्म है, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज़ अ फ्रिक्शन फोर्स 0.3 टाइम्स एन सी। और कितनी टाइम के बाद हमें चेक करना है, 2 सेकेंड्स के बाद चेक करना है। तो हमने इस इक्वेशन को होमोजेनियस बनाना है, तो दिस इज़ द अप्लाइड फोर्स, दिस इज़ द फ्रिक्शन फोर्स। Now you have the weight which is acting downwards, but it will be having a component which is sine 30, exactly in the same way which we did in chapter number 13। 50 pound into sine 30 into 2 seconds। तो ये 1 2 3 टर्म जो हैं बेसिकली ये वो तमाम फोर्सेस हैं जो इस बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही हैं फॉर 2 सेकेंड्स। अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एंड वेट। अब आप गौर करो कि इसमें कौन कौन सी फोर्सेस कांस्टेंट है। पहली ये वाली जो है वो कांस्टेंट फोर्स है, एन सी इज़ ऑल्सो कांस्टेंट अगर आप देखा जाए, एंड बट दिस इज़ द वेरिएबल फोर्स। तो दो 2 टर्म्स आर कांस्टेंट। नाउ ऑन द राइट हैंड साइड आफ्टर 2 सेकेंड, नाउ द मास तो सेम रहेगा इसका 50/32.2 विच इज़, बट द v2 विल बी चेंजिंग, सो वी नीड टू फाइंड v2। अब इस इक्वेशन में आपके पास v2 भी अननोन है और nc भी अननोन है। अगर मुझे nc इसी तरह मालूम हो जाए तो मैं v2 निकाल सकता हूँ। nc बेसिकली क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। nc निकालना बहुत आसान है, वी कैन सिंपली राइट द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अक्रॉस द y।
तो एन सी ऊपर की तरफ लग रही है। अगर मैं एक मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन फोर्सेस को सम करता हूँ, इक्विलिब्रियम अप्लाई करता हूँ, तो एन सी ऊपर की तरफ लग रही है और जो उसका डाउनवर्ड वेट ऐड कर रहा है उसका जो एक्स कॉस कंपोनेंट है 50 पाउंड्स का कॉस कंपोनेंट नीचे की तरफ ऐड कर रहा है अलॉन्ग द वाई एक्सिस इक्वल्स टू जीरो बिकॉज देयर इज़ नो एक्सेलरेशन अलॉन्ग द वाई एक्सिस। तो ये एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो एम एक टर्म जीरो है बिकॉज देयर इज़ नो ए वाई। तो दिस इज एन सी अपवर्ड एंड द वेट x component, ये cos component is acting on the with the along the y direction, the opposite y direction. तो यहाँ से आपके पास nc की वैल्यू आ गई which is 43.3, and when you replace this 43.3 into this equation you will get v2 which is coming out to be 44.2 feet per second, which means that initially if it is moving with 3 feet per second and this much these three forces after being acted upon by three forces for 2 seconds the velocity has changed from 3 to 44.2. That's a big change. Now here the numerical concludes, but नोट दैट हम इसी प्रॉब्लम को एक और मेथड सॉल्व कर सकते हैं जो कि हमने पहले पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन वाला। अगर मैं इसी बॉडी के ऊपर अलोंग द एक्स फोर्सेस को सम करता हूँ तो क्या होगा 20t सिंपली फोर्स है। अब हमें ज़रूरत नहीं है टाइम की बिकॉज हम पहले मोमेंटम एंड इम्पल्स की क्वेश्चन को सब लिख रहे थे, अब हम लिख रहे हैं फोर्सेस को 20t माइनस एफ जो ऊपर की तरफ लग रही है विच इज़ 43.3 हमने एन सी अगर निकाली हुई है और प्लस 50 पाउंड जो है वो जो उसका वेट है वो डाउनवर्ड एड कर रहा है। तो अगर हमको सॉल्व करते हैं तो ऑन द राइट हैंड साइड वी नीड टू हैव एम ए टर्म। तो एम ए जो है वो हमारे पास ये निकल के आ रही है। अब इस ए को हमें फिर सॉल्व करना है बिकॉज हमारे पास ए नहीं है, हमें वी निकालना पड़ेगा। ए के अंदर क्या छुपा हुआ है, ए के अंदर हमारी वेलोसिटी छुपी हुई है। तो डी वी इक्वल्स टू ए डी टी होता है, या इन अदर वर्ड ए इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। तो अगर मैं डी वी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 3 फीट पर सेकेंड है, फाइनल वी है, इनिशियल टाइम 0 है और टाइम जो है फाइनल 2 सेकेंड्स है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस्तेमाल करता हूँ बाय यूजिंग आवर नॉलेज ऑफ काइनेमैटिक्स इस इक्वेशन, ए को मैं डी वी अपॉन डी टी लिख देता हूँ वी, तो मैं इसको जब इंटीग्रेट करूँगा तो आई कैन गेट वी। बट दिस मैथड एंड दिस मैथड्स आर ऑल्दो दे आर टू डिफरेंट मैथड बट यू विल गेट द सेम आंसर. So this is a relatively easier method when you are using the equation of impulse and momentum, and this is a bit it takes a bit more it is a way around, although it will give you the same answer, right? So इस equation में the problem में I guess कोई problem मुश्किल नहीं मसला नहीं होना चाहिए। आपने सिंपली मोमेंटम एंड इम्पल्स की क्वेश्चन को लिखा है, उसके इनिशियल मोमेंटम को लिखा, उस पर तमाम फोर्सेस जो सम हो रही हैं अप्लाई हो रही हैं उनको लिखा है फॉर सर्टेन टाइम 2 सेकेंड्स तक, और राइट साइड पर आपने फाइनल मोमेंटम लिखा है। आपने सॉल्व किया एंड यू अप्लाइड द सेम कॉन्सेप्ट which have been covered in chapter 12 and till chapter 14. So I don't think so there is nothing new except this first equation, which is the principle of impulse and momentum. So this is it for this video. In the next video we will be continuing with the numerical of the same topic. Thank you very much for listening.